Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Core Concept of Marketing. यानी आज के लेक्चर में हम मार्केटिंग के कुछ कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पर हम कंप्लीट मार्केटिंग को डिफाइन कर सकते हैं। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसके बेसिस पर मार्केटिंग को एवोल्यूट किया गया है, उन पर्टिकुलर टर्म्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग एक मॉडर्न मार्केटिंग की डेफिनेशन दी गई है। क्या है वो डेफिनेशन? मार्केटिंग इज सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड्स एंड वांट थ्रू क्रिएटिविटी एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू विद अदर। यानी कि फिलिप कॉटलर की इस मॉडर्न मार्केटिंग डेफिनेशन में इन्होंने मार्केटिंग को डिफाइन करा है एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस के तौर पर। यानी कि इन्होंने कहा कि जो मार्केटिंग है वो एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस है, जिसके बेसिस पर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट को क्रिएट करके और उसे एक्सचेंज करके क्या करते हैं, अपनी नीड एंड वांट को कंप्लीट करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट्स इनके द्वारा परचेज किए जाते हैं जिससे कि इनको एक प्रॉपर वैल्यू मिल सके। तो व्हेन दे आर यूजिंग, दे आर एक्सचेंजिंग such type of products which are having a value, और जिस पर्टिकुलर सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस के बेसिस पर इस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट किया जाता है, उसको फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग का नाम दिया। अगर हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को केयरफुल वे में स्टडी करें तो यहाँ पर हमें मार्केटिंग के कुछ पर्टिकुलर कोर कॉन्सेप्ट्स दिखाई देते हैं। क्या क्या है ये कोर कॉन्सेप्ट्स? सबसे पहला कोर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, दैट इज द नीड। दूसरा कोर कॉन्सेप्ट है वांट्स। तीसरा है डिमांड। द फोर्थ वन इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज द यूटिलिटी, कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट वन इज द एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफर। नेक्स्ट वन इज द रिलेशनशिप एंड नेटवर्क। एंड द लास्ट वन इज द मार्केट, मार्केटिंग, मार्केटर एंड प्रोस्पेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ट में आपको मैंने मार्केटिंग के डिफरेंट कोर कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया है। अब हम इसके बारे में वन बाय वन डिटेल्ड स्टडी को फोकस करते हैं। क्या मतलब है इन पर्टिकुलर कोर कॉन्सेप्ट्स का? द वेरी फर्स्ट कोर कॉन्सेप्ट इज नोन एज द नीड। नीड क्या होता है? क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं मार्केटिंग में कि जो कंज्यूमर्स की अनमेट नीड्स होती हैं, तो इन अनमेट नीड्स को कंप्लीट करने के लिए ही कस्टमर्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। जब तक कंज्यूमर्स के माइंड में ये अनमेट नीड्स नहीं होती हैं, यानी कि वो नीड्स जो अभी तक किसी के द्वारा कंप्लीट नहीं की गई हैं, तब तक कस्टमर्स किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं। और तब तक कोई भी प्रोड्यूसर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो जाता जब तक कि वो कंज्यूमर्स की इस अनमेट नीड को आइडेंटिफाई न कर ले। और इस अनमेट नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर इसको सेटिस्फाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मार्केटिंग की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। जब हम ह्यूमन नीड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जब किसी भी पर्टिकुलर बेसिक सेटिस्फैक्शन को ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिस स्टेट को फेस करते हैं, वो स्टेट क्या कहलाती है? वो स्टेट नीड कहलाती है। नीड या मोटिव, यानी कि हमारे माइंड में एक टेंशन है और वो टेंशन क्रिएट क्यों हुई है? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ टेंशन से पास हो रहे हैं और हम उस केस में सेटिस्फैक्शन को गेन करना चाहते हैं। तो जब सेटिस्फैक्शन को गेन करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेंशन के रेफरेंस में, तो वो टेंशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो नीड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिला के एक नीड का मतलब होगा कि जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है तो हमारे माइंड में इस पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम नीड का नाम देते हैं। तो एक तरीके से जो नीड है वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के उस स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करती है जहां लैकनेस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इट मीन्स जो नीड्स हैं, दीज नीड्स आर फिजियोलॉजिकल इन नेचर। ये फिजियोलॉजिकल होती है नेचर की। अगर हम बात करें इनके तो ये फिजियोलॉजिकल होती है, क्योंकि पीपल को फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लॉथिंग चाहिए, एस्टीम चाहिए, बिलोंगिंग चाहिए, और इन सारे पर्टिकुलर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पीपल की, उसकी वजह से उनकी नीड्स क्रिएट होती हैं। तो एक बात ध्यान रखने वाली है कि नीड्स को कभी भी क्रिएट नहीं किया जाता है, ये ह्यूमन बीइंग में ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है।
क्योंकि जो नीड्स हैं वो एक फिजियोलॉजिकल टेंशन को क्रिएट करती हैं, और इसको केवल और केवल तभी रिलीज किया जा सकता है जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करो। उसी के बाद ही इन फिजियोलॉजिकल टेंशन को रिमूव किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। ओके, सेकंड टर्म इज वांट्स। वांट्स क्या होती हैं? वांट्स का मतलब होता है कि स्पेसिफिक नीड को कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उन्हें हम वांट्स का नाम देते हैं। यानी कि कंज्यूमर के माइंड में कोई एक स्पेसिफिक नीड है, और उस स्पेसिफिक नीड को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई स्पेसिफिक सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम उन पर्टिकुलर सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट के ऑप्शंस को वांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे फूड की बात करें तो फूड तो एक नीड है, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप स्वीट कंज्यूम कर सकते हो, ब्रेड कंज्यूम कर सकते हो, राइस, पफ, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को हम वांट्स में कंसीडर करते हैं। यानी कि हम अगर किसी भी नीड की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस का यूज करते हुए हम किसी भी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कस्टमर के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जितने बेटर ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होंगे उतना ही बेटर वे में वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकता है। इसका मतलब जो नीड्स हैं वो तो लिमिटेड होती हैं, लेकिन जो वांट्स हैं दे आर टू मच, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो नीड्स तो आपकी लिमिटेड है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग अगर कंपैरिजन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, जो नीड्स और वांट्स हैं, नीड्स और वांट्स में नीड्स लिमिटेड होती हैं और वांट्स बहुत सारी होती हैं, और हर एक पर्टिकुलर नीड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर मार्केटर्स नीड्स को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन वो वांट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी कि किसी भी कंज्यूमर की नीड्स के रिगार्डिंग वो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस को मार्केट में अवेलेबल करा सकते हैं। यानी कि वांट्स पर उनका इन्फ्लुएंस होता है, नीड्स पर उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड इज द वांट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दैट आर बैक्ड बाय। अब इसमें जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में डिमांड की बात करते हैं तो उसके लिए 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है। क्या क्या है वो 3 कंडीशंस? द फर्स्ट वन इज द डिजायर टू परचेज, सेकंड वन इज द एबिलिटी टू परचेज, एंड थर्ड वन इज द विलिंगनेस टू परचेज। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर वांट के रिलेशन में कंज्यूमर प्रोडक्ट को फॉलो करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, यानी कि वो ऑप्शन है उसके पास और उसको कंज्यूमर परचेज करना चाहता है, तो ये उसकी पहली कंडीशन हो गई। लेकिन अगर डिजायर है तो उसका मतलब डिमांड नहीं है। ये डिजायर 2 कंडीशंस के साथ में और सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। यानी कि दूसरी कंडीशन है इसके अंदर कि उसके पास इस प्रोडक्ट को परचेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और तीसरा उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो उसको परचेज करना ही चाहता है उस अमाउंट से। तब जाकर ये जो वांट है उसकी कंज्यूमर की, वो उस प्रोडक्ट के रेफरेंस में डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। मेरे पास एक नीड है, और वो नीड क्या है? फूड। अब उस फूड के रेफरेंस में मैं एक प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि मैं ब्रेड परचेज करना चाहता हूँ, तो मेरी डिज़ायर है कि मुझे ब्रेड कंज्यूम करनी है। अगर ब्रेड कंज्यूम करनी है तो ब्रेड को परचेज करने की मेरे पास पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ब्रेड की प्राइस 30 रुपीज़ है तो वो 30 रुपीज़ मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए, और ये भी होने चाहिए पॉइंट कि मैं 30 रुपीज़ ब्रेड पर ही खर्च करना चाहता हूँ, किसी और ऑप्शन में खर्च नहीं करना चाहता हूँ। तब जाकर मैं कहूँगा कि देयर इज अ डिमांड फ्रॉम माई साइड टू द ब्रेड। क्लियर? इसका मतलब केवल और केवल उन्हीं वांट्स को डिमांड में टर्न किया जाता है जो एबिलिटी टू परचेज और विलिंगनेस टू परचेज के साथ में कंप्लीटली सपोर्टेड होती है। इसी वजह से जो मार्केटर्स हैं वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रोडक्ट को एट्रैक्टिव वे में फॉलो करते हैं, अफोर्डेबल वे में अवेलेबल कराते हैं, और उसको इजी वे में अवेलेबल कराते हैं जिससे कि प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं उसे हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही टाइप के सेटिस्फैक्शन अवेलेबल होने चाहिए। प्रोडक्ट के अंदर एक कोर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती है जो उसके बेसिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करती है,
और फिर उसके साथ साथ उसमें प्रोडक्ट रिलेटेड फीचर्स होते हैं, जैसे उसकी कलर है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, वैरायटी है। और उसके बाद उसमें प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज है, गारंटी, वारंटी, फ्री होम डिलीवरी, फ्री रिपेयरिंग एंड सो ऑन। तब जाकर इन 3 पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने के बाद प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। तो प्रोडक्ट के 3 कंपोनेंट्स हो गए। सबसे पहला होता है कोर प्रोडक्ट, जो उसके बेसिक कंटेंट हो गए। दूसरा हो गया प्रोडक्ट रिलेटेड फीचर्स, और तीसरा हो गया इसके अंदर प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज। इन 3 कंपोनेंट्स के बेसिस पर प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। यानी कि जब हम किसी भी ऐसे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसके बेसिस पर कस्टमर अपनी नीड को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर सके, तो हम उसे प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो टेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर सर्विस भी अवेलेबल होती है और उसके अंदर बेनिफिट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इसी वजह से जो मार्केटर्स हैं वो प्रोडक्ट बेनिफिट्स और उसकी सर्विसेज को कंसीडर करते हैं। यानी केवल प्रोडक्ट को कंसीडर न करके प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं और जो उसके द्वारा उसके बेसिस पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, उन पर्टिकुलर बेनिफिट्स और सर्विसेज पर कंप्लीटली फोकस होता है मार्केटर्स का, ना कि केवल प्रोडक्ट पर उनका फोकस होता है। क्योंकि ये केवल वही प्रोडक्ट होता है जिसके बेसिस पर ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया सकता है। तो इसका मतलब जो मार्केटर्स हैं वो प्रोडक्ट के मेन फीचर्स, उसकी सर्विसेज, इन सारे पॉइंट पर फोकस करते हुए प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है मार्केट में। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म, फिजिकल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो सकता है, पर्सन की फॉर्म में हो सकता है, आइडिया की फॉर्म में, एक्टिविटी की फॉर्म में, या ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में हो सकता है, जिसके बेसिस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर की नीड को नहीं, वांट को, उसकी वांट को कंप्लीटली सेटिस्फाई करना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द यूटिलिटी, कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। ये नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में उसकी नीड सेटिस्फाइंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो उसकी यूटिलिटी के नाम से जानी जाती है। कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट को क्यों परचेज करता है? क्योंकि वो उसकी नीड को सेटिस्फाई करने की पावर रखता है, यानी कि उसकी यूटिलिटी अवेलेबल होती है। जब किसी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट की यूटिलिटी उसके लिए अवेलेबल होती है, तब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो यूटिलिटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रोडक्ट्स को रैंक प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स की तरफ से, कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो मोस्ट नीड सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट होंगे और कौन से लीस्ट नीड सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट होंगे। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑन द बेसिस व्हिच द प्रोडक्ट्स कैन बी रैंक्ड। रैंकिंग देने के बाद जो बायर्स हैं वो केवल उसी टाइप के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जो उनको मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। दूसरी टर्म है इसके अंदर कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो उसके लिए आपकी तरफ से जो प्राइस पे किए जाते हैं वो उसकी कॉस्ट कहलाती है, या फिर जो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी तरफ से जो उसके प्राइस पे किए जा रहे हैं वो उसकी कॉस्ट कहलाती है। तो इसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो केवल उसी पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जो उन्हें मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे उनके द्वारा पे किए गए प्राइस के एक्सचेंज में। यानी जितना प्राइस वो पे कर रहे हैं अगर उसके करस्पॉन्डिंग उतनी या उससे ज़्यादा यूटिलिटी उन्हें मिल रही है तब तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में प्राइजेस को पे करेंगे, अदरवाइज उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि उनका पर्पज़ क्या है? अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। और सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? जो तीसरी टर्म है इसके अंदर, उसका मतलब होता है नीड को फुलफिल करना। यानी कि जब आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद ये फील करते हो कि आपकी नीड फुलफिल हो चुकी है, इसका मतलब यू आर गेटिंग अ सेटिस्फैक्शन। तो जो बायर्स है वो केवल उसी प्रोडक्ट को परचेस करना पसंद करते हैं जिन्हें कंज्यूम करने के रिगार्डिंग उनकी जो थिंकिंग होती है, जो परसेप्शन होता है वो यही होता है कि वो उनको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज द एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफर। 3 टर्म है यहाँ। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं और हम किसी दूसरी पार्टी से कुछ ऑफर करके या प्राइजेज ऑफर करके उसे परचेज कर लेते हैं, तो हम इस प्रोसेस को एक्सचेंज का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे आप मिठाई की दुकान पे गए और वहाँ पर आपने मनी पे करा और स्वीट को परचेज कर लिया, तो ये प्रोसेस क्या होगा? दिस इज एन एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग इमर्जेस ओनली व्हेन पीपल वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट थ्रू एक्सचेंज। तो यहाँ पर जब तक एक्सचेंज की प्रोसेस नहीं होगी तब तक बिना एक्सचेंज की प्रोसेस के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि देयर
बिजनेस को ट्रांजेक्ट किया जाता है, यानी कि एक तरफ आप अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो और दूसरी तरफ वो उसके प्राइजेस आपसे चार्ज कर रहा है। तो आपने अमाउंट पे किया और अमाउंट पे करने के बाद आपने स्वीट को परचेज कर लिया, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। वन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड व्हेन यू आर परचेजिंग द स्वीट फ्रॉम द स्वीट सेलर। और गुड्स को ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है, यानी कि जहां आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वहां से कंज्यूमर्स तक गुड्स की अवेलेबिलिटी हो। इसके लिए प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी का यूज़ करते हुए आपको अवेलेबल कराना, एंश्योर करना पड़ता है, जिससे कि इजीली कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली ट्रांसफर किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट वन इज द रिलेशनशिप एंड नेटवर्क। रिलेशनशिप मार्केट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म profitable or satisfying relations with key parties like customers, suppliers, distributors and others in order to retain their long term preference in business। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग है। इसका पर्पस क्या होता है, जो इसके की पार्टीज है, जैसे कि उसके कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो इनके साथ में ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप के एफर्ट्स करती है। तो जो इसकी तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं इसको हम रिलेशनशिप मार्केटिंग का नाम देते हैं, और इसके लिए उसे एक नेटवर्क को डेवलप करना पड़ता है, और उस नेटवर्क के बेसिस पर ये अपने लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस को भी इंश्योर कर लेती है। एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को गेन करना है, तो उस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को गेन करने के लिए रिलेशनशिप मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इन दोनों को कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना होता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द मार्केट, मार्केटिंग, मार्केटर एंड प्रोस्पेक्ट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में इन वर्ड्स को फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। मार्केट का मतलब वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मीटिंग को अरेंज करते हैं, कम्युनिकेशन इनके बीच में होता है, और उसके बेसिस पर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को या उस पर्टिकुलर प्लेस को हम मार्केट का नाम देते हैं, जहां बायर्स और सेलर्स एक दूसरे में मिलते हैं और फिर उनके बीच में एक्सचेंज की प्रोसेस को लेकर बार्गेनिंग फॉलो होती है और उसके बेसिस पर एक्सचेंज की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो उस प्लेस को जहां ये प्रोसेस कंप्लीट की जा रही है उसको हम मार्केट का नाम देते हैं। मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ मार्केटर के द्वारा फॉलो की जाती हैं वो कहलाती है, वो मार्केटिंग में इंक्लूड की जाती है। मार्केटर यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन अपने द्वारा बनाए हुए गुड्स या सर्विसेज को या किसी और के बिहाफ पर गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराना चाहता है, वो कहलाता है मार्केटर। और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जिन पर्टिकुलर पर्सन्स के द्वारा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के परचेज की जाने की संभावना होती है उन्हें हम प्रोस्पेक्ट का नाम देते हैं। मीन्स दीज आर द कस्टमर्स हु मे परचेज द प्रोडक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर मार्केटर आर नोन एज इट्स प्रोस्पेक्ट। हम उनको उनके प्रोस्पेक्ट के नाम से जानते हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन मार्केटिंग। थैंक यू।